So we'll start with next topic and the most important topic of this chapter and also ये जो topic है इसके ऊपर based बहुत सारे questions you will be able to solve. तो आने वाले 2 साल में जितना भी फिजिक्स आप सीखोगे उसमें कहीं हर चैप्टर में मोर और लेस लगभग हर चैप्टर में ये जो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस आपको काम में आएगा, संभव काम में आएगा. तो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस ये अच्छे से समझ में आना ही चाहिए. अगर ये समझ में आया तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आ रहा है, मतलब फॉर्मूला आपको याद ही नहीं. बताऊंगा मैं, मे बी एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ फाइंड करने के लिए बोला है और आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो तुम फॉर्मूला डायरेक्टली खुद बना सकते हो. तो दैट इज़ वाई डायमेंशनल एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट अस सी डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस मतलब होता क्या है. तो डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले डायमेंशंस क्या होते हैं वो देख लेंगे. तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट आर द डायमेंशंस. तो अगर आपको याद होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, याद है क्या डिराइव्ड क्वांटिटीज? ओह वेरी गुड. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट. बराबर. तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं ना, these are some combination of 7 fundamental quantities. For example, if I ask you what is speed, what is speed? Distance upon time. Very good. तो ये जो speed है ये किसका combination है? Distance और time का. तो speed which is a derived quantity is a combination of distance and time. For example, if I ask you what is acceleration? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब उसको स्पीड अपॉन टाइम भी बोल सकते हो आप. तो इट इज स्पीड अपॉन टाइम. लेकिन स्पीड खुद क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर. सही है. बट देन अगर मैं आपसे पूछता हूँ फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या आया? डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर. डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर. तो इफ यू सी अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड भी डिराइव्ड है, एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड है, फोर्स भी डिराइव्ड है. तो ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है दे आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. डिस्टेंस फंडामेंटल था, टाइम भी फंडामेंटल था. डिस्टेंस और टाइम फंडामेंटल था. मास, डिस्टेंस और टाइम क्या है? फंडामेंटल है. तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है they are some combination of 7 fundamental quantities. So any derived quantity can be expressed as some combination of 7 fundamental quantities. मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए 3. तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक कॉम्बिनेशन है. उसके बाद एक्सेलरेशन ये डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है. फोर्स ये मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर तीसरा कॉम्बिनेशन है. तो एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो हम लोग क्या करते हैं अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको मैंने बताया फोर्स हमने लिखा था मास इनटू डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर. तो क्या हम हर बार ऐसा पूरा नाम लिखेंगे क्या? मास, डिस्टेंस, टाइम. तो हम क्या करते हैं, हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए कुछ सिंबल यूज करते हैं. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स. तो जब आपको डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो उस केस में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए सिंबल यूज करते हैं. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर expressed using symbols as. तो मास के लिए हम हमेशा सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एन. लेंथ के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल एल. टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल टी.
बाकी के मैं आता हूँ बाद में, बट जस्ट टू गिव यू आइडिया कि हम लोग सिंबल क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये उस क्वांटिटी का सिंबल है। तो अब तक अगर मुझे स्पीड लिखना था तो हम लोग स्पीड कैसे लिख रहे थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका क्या करेंगे, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ, टाइम क्या है t, तो क्या लिखेंगे इसको L/t, सिंपल। एक्सेलरेशन कैसे लिख रहे थे आप, एक्सेलरेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, अब कैसे लिखोगे, करेक्ट, गुड। फोर्स, फोर्स कैसे लिख रहे थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mL/t²। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ L1t-1, क्योंकि t नीचे था तो ऊपर जो क्या हो जाएगा -1। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ L1t-2 और mLt-2, मतलब m1L1t-2। तो हम शॉर्टकट नोटेशन यूज करते हैं जब भी हमको डिराइव क्वांटिटी को लिखना होता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पूरा नाम लिखने की जगह पे हम सिर्फ सिंबल यूज कर लेते हैं, मास के लिए m, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T। टेम्परेचर के लिए T नहीं यूज कर सकता क्योंकि ऑलरेडी T हमने टाइम के लिए यूज किया है, तो या तो K यूज होगा, केल्विन का K, या फिर कुछ बुक्स में थीटा यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप सीखोगे आगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ऐसे कुछ टॉपिक है उसमें इक्वेशन बनेंगे, उस एक ही इक्वेशन में K ऑलरेडी आ गया, अगर K ऑलरेडी आ गया तो मैं वापस से टेम्परेचर के लिए K नहीं यूज़ कर सकता, फिर क्या यूज़ करेंगे, थीटा। तो K या थीटा दोनों में से कोई भी एक। देन फॉर इलेक्ट्रिक करंट वी यूज इधर A, एम्पियर का A, या फिर I। अगर आपको याद होगा लुमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं C, और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं MOL। ज़्यादा क्लियर? अभी तक डायमेंशंस क्या मैंने बताया नहीं है, अब तो सिर्फ मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो, एनी डिराइव्ड क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड देन ऑफ कोर्स फॉर कन्वीनियंस, हमारा काम कम करने के लिए हम लोग पूरा नाम नहीं लिखते, हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल बना लेते हैं। मास के लिए हमेशा M होगा, लेंथ के लिए L होगा, टाइम के लिए T होगा, टेम्परेचर के लिए K या थीटा, डिपेंड करेगा टॉपिक टॉपिक। किसी टॉपिक में ऑलरेडी K यूज़ किया है तो उधर K मैं वापस नहीं यूज़ कर सकता, तो थीटा यूज़ कर लेंगे। देन करंट के लिए A या I, एंड फॉर इंटेंसिटी इट इज C, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। अब डायमेंशंस क्या होते हैं अब बताता हूँ मैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, डिफाइन भी कर लेंगे हम लोग। We'll define what are dimensions and of course we'll see what are dimensions। तो dimensions मतलब क्या, dimensions मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल वो ये 3 एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया। अगर मुझे स्पीड रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूँगा, L1t-1, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम था, डिस्टेंस के लिए L, टाइम के लिए T गया ऊपर, तो L1t-1। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, क्या था एक्सेलरेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, मतलब L1t⁻²। उसके बाद फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1L1t-2। गुड। अब ये जो पावर्स है, पावर्स किसके पावर है, ये फंडामेंटल यूनिट्स के पावर है, क्योंकि मास लेंथ टाइम कौन था, फंडामेंटल यूनिट्स से, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करंट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये जो पावर है किसके है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के है। इसको बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं इनको, डायमेंशंस। अभी ये क्यों यूज़ किया हमने, ये यूज़ क्यों किया बताता हूँ मैं। स्पीड का यूनिट याद है आपको, जैसे तुम डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हो, स्पीड किस में करते हो, मीटर पर सेकेंड। कहाँ से आया, यहाँ से आया। लेंथ था मीटर में, टाइम था सेकेंड में, तो क्या बन गया ये, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ से आया, वो भी यहाँ से आया। लेंथ था मीटर, टाइम था सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर। फोर्स, मास मतलब किलोग्राम,
लेंथ मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हो न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन। बराबर। अब हमने ये जो पावर लिखे हैं, किसके पावर है ये? फंडामेंटल यूनिट्स के या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के। क्यों लिखे? हमको क्या चाहिए था? यूनिट्स चाहिए थे। किसके यूनिट्स चाहिए थे? डिराइव क्वांटिटीज के। तो हमको डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स चाहिए थे। डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स लिख लिए, और उस पावर्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग? डायमेंशंस। तो डिफाइन देखो कैसा करते हैं। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिफाइन कर लेंगे, वापस बताऊंगा मैं, डोंट वरी, आई रिपीट दिस। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आर द पावर्स। तो डायमेंशंस आर द पावर्स, किसके पावर थे? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड। और ये क्यों किया हमने? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, हमको क्या चाहिए था? हमको यूनिट्स चाहिए थे। किसके यूनिट्स चाहिए थे? फिजिकल क्वांटिटीज के। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन नॉर्मली ये फिजिकल क्वांटिटीज कौन से है? ये है डिराइव्ड। तो यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? यहाँ तक? मैं इस टॉपिक में थोड़ा स्लो ही जाता हूँ। वापस बार बार मैं स्टार्ट करूँगा कि हमने ये देखा, फिर हम यहाँ पे आ गए। तो बात ऐसी थी कि डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस समझने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी था कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी, ये हमेशा ही जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका कुछ एक कॉम्बिनेशन होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर एक्सेलरेशन, मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर फोर्स। वॉल्यूम की बात करोगे तो डिस्टेंस क्यूब होता है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? लेंथ क्यूब। लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। एरिया की बात करोगे तो क्या होगा? वो डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एनी डिराइव क्वांटिटी इज ऑलवेज सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसका मतलब मुझे डिराइव क्वांटिटी को लिखना है एज अ कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? किसका? फंडामेंटल क्वांटिटीज का। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन लिखते वक्त पूरा नाम लिखने की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ सिंबल यूज करते हैं। बराबर। तो अब मुझे अगर स्पीड रिप्रेजेंट करना है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम का, डिस्टेंस मतलब l रेस टू 1, टाइम मतलब t रेस टू 1। तो ये क्या बन गया? L1 t माइनस 1। तो ये जो पावर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशंस। तो डायमेंशंस आर द पावर्स। अभी पावर कहाँ लिखे तुमने? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर लिखे ना। तो इसलिए हमने बोला टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जब आप डायमेंशन लिखते हो तो हम लोग क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्पीड के लिए हमने क्या लिखा? L1 t माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखा? L1 t माइनस 2। और हमने फोर्स के लिए क्या लिखा था? फोर्स के लिए क्या आया था? फोर्स के लिए M1 L1 t माइनस 2। तो हम जब डायमेंशंस लिखते हैं तो नॉर्मली हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ भी आया इसको बोलते हो डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। सो आइडियली फंडामेंटल क्वांटिटीज अलॉन्ग विद देयर डायमेंशंस, MLT ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, पावर ये डायमेंशंस है। तो नॉर्मली फंडामेंटल क्वांटिटीज अलॉन्ग विद देयर dimensions are represented inside a square bracket, and this equation so obtained is called as dimensional formula or dimensional equation. तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L1 t माइनस 1। एक्सेलरेशन क्या है?
L1 T-2। फोर्स का क्या है? M1L1 T-2। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब पहला चैप्टर फिजिक्स का जो हम लोग अभी देख रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स या यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। पहले तो ये बेस बनाएगा आपका पूरा। नंबर टू, 2 साल में जितने भी फॉर्मूला आपको आने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो सारे फॉर्मूला अभी के अभी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ देम। तो अगर आप देखोगे, मैंने इसके बाद आपको एक टेबल बना के दिया है, फिजिकल क्वांटिटी, फार्मूला, एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो वो पूरा का पूरा टेबल अलॉन्ग विद मोर क्वांटिटीज हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, उसके बाद उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, उसके बाद उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, फिर हम लोग देख लेंगे उसका एसआई यूनिट। गुड। तो we will find out dimensions, dimensional formula, SI unit of different physical quantities एक एक करके। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इसमें से कुछ क्वांटिटी आपके नोट्स में मैंने मेंशन नहीं की है जानबूझ के। फिजिकल क्वांटिटी के बाद डायमेंशनल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला बेसिकली। तो मैथमेटिकल फार्मूला लिख लेंगे पहले, उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे, and then we will find out what are the SI units. SI units. नंबर 1, सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एरिया, फिर देख लेंगे वॉल्यूम, फिर देखेंगे डेंसिटी, उसके बाद देखेंगे और भी बाकी के। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, या रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। तो नॉर्मली एरिया इज डिस्टेंस स्क्वायर, या तुम इसको एल स्क्वायर भी लिख सकते हो डायरेक्टली। तो एरिया इज एल स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा इसका? L⁻²। इसमें मास है क्या? नहीं। टाइम है क्या? नहीं। तो इसको या तो सिर्फ L⁻² लिखो, या फिर ऐसा भी लिखते हैं, मास नहीं है ना तो M⁻0 लिखते हैं, टाइम नहीं है ना तो T⁻0 लिखते हैं। तो M0, L2 एंड T0। लेंथ किस में मेजर करते हो? मीटर में। यहाँ पे क्या है? मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। बट देन वॉल्यूम डिस्टेंस का क्यूब, डायमेंशंस क्या है? L3 T0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। तो सिमिलरली डेंसिटी के लिए करना है, उसके बाद आपको वेलोसिटी के लिए करना है, एंड देन there are too many quantities, so we need to copy this on next page, ठीक है। तो वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, जो भी फिजिकल क्वांटिटी याद आ जाएगा वो सभी लिख दूंगा यहाँ पे मैं। एक्सेलरेशन के बाद लेट अस से फोर्स के बाद मोमेंटम एंड उसके बाद लेट अस से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, ओके, काइनेटिक एनर्जी, पावर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पावर तो पता ही होगा आपको, व्हाट इज पावर बाय डेफिनेशन? नहीं पता पावर क्या रह गया? प्रेशर, और क्या रह गया? पावर, और क्या रह गया? इम्पल्स एंड एनीथिंग एल्स? कुछ रह गया? नहीं। तो ये पूरे के पूरे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हमको इन सब के फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला और ऐसा यूनिट्स फाइंड करने, तो एक एक करके करते हैं। व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड। डेंसिटी का मतलब, बाय द वे, डेंसिटी को डिनोट करते हो रो से। ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये v स्पीड नहीं है, ये वॉल्यूम है। मास मतलब m⁻1, वॉल्यूम मतलब L⁻3। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -3। तो ये आ जाएगा m1L-3 और T0। मास का किलोग्राम में,
kg पर मीटर क्यूब, वेरी गुड। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी, मतलब तुमको डेंसिटी से समझ में क्या आया, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है उसका। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है, गर्मी के दिन है, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, पानी का ले लेते हैं। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? इसके भरोसे, इसके बिना तुम जी नहीं सकते हो, तो पता होना चाहिए। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उससे तुमको क्या समझ में आया? डेंसिटी ऑफ एयर दैट यू ब्रीथ इज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर दैट यू ड्रिंक इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Density of petrol that you fill in your vehicles is around 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अराउंड रफली 700 से 800 के बीच में होता है वो। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या मतलब है डेंसिटी का? यस, बोलो। ओके गुड। तो अगर मैं 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब लेता हूँ, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, क्यूब पता ना बॉक्स जैसा होता है वो। तो अगर मैं 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब लेता हूँ और उसको कम्प्लीटली पानी से भर देता हूँ, तो पूरा 1000 kg बैठेगा उसमें। और उसी 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के क्यूब में अगर मैं एयर भरता हूँ तो सिर्फ 1 किलोग्राम बैठेगा। उसी में अगर मैं मर्क्यूरी भर देता हूँ तो 13,600 किलोग्राम उसमें आएगा मर्क्यूरी का। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी, बराबर। तो अभी सिर्फ फिजिक्स में ना पैरामीटर पता होकर नहीं चलता है, तुमको उसका मतलब भी समझ आना चाहिए कि डेंसिटी का मतलब क्या है। व्हाट इज वेलोसिटी, तुमने अभी बताया था। वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। डिस्टेंस इज L1, टाइम इज T1, तो T-1। m आएगा नहीं तो m 0 है, मैं लिखूंगा नहीं, मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी है, करेक्ट है, दिस इज स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? इतने बेसिक लेवल पे कोई सोचा ही नहीं होगा स्पीड का मतलब क्या है। स्पीड तो स्पीड होता है, मीटर पर सेकेंड। देखो, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, जब तक मोशन में नहीं आ रहा है तो उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट करता है, जैसे मैं, तुम तो नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर सिटिंग एट वन प्लेस। व्हेन आई स्टार्ट मूविंग, 1 सेकेंड में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ उसको बोलते हो स्पीड। तो मीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी मीटर्स पर सेकेंड, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने दोस्त के साथ बात करते जा रहे थे साइड बाय साइड गाड़ी पे, तो तुम दोनों का स्पीड सेम है क्योंकि तुम दोनों साथ में जा रहे हो। मतलब जितना 1 सेकेंड में तुम डिस्टेंस कवर कर रहे हो उतना ही तुम्हारा फ्रेंड कर रहा है। फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि चल बाद में मिलते हैं, मैं जाता हूँ। एक ने गाड़ी का स्पीड बढ़ा लिया, मतलब क्या? नाउ दैट पर्सन इज कवरिंग मोर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड कंपेयर टू यू, क्योंकि तुम अभी स्लो चल रहे हो और वो फास्ट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आई विल डू नाउ इज ये और तीसरा कुछ और याद आया तो वो। तो इतने फिजिकल क्वांटिटीज़ का अब आपको मैं टाइम दूंगा जिसमें आपको फॉर्मूला भी याद करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालना है और एसआई यूनिट भी निकालना है। तो यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, तो बिफोर वी गो अहेड टू नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़, मैं थोड़ा सा वापस एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेगा आपके फिजिक्स का, क्योंकि अगर ये पता है तो बहुत सारे जगह पे आपको बहुत इजीली आंसर आएंगे। तो डायमेंशंस हम लोगों ने डिफाइन किया है, लेकिन डायमेंशन होता क्या है वापस एक बार समझ लो। कोई भी डिराइव क्वांटिटी हो, डिराइव्ड क्वांटिटी नाम में या डिराइव्ड मतलब वो क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी से बना है। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो, इट कैन बी एक्सप्रेस एज सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ तक क्लियर?
तो मतलब मेरे पास जितने भी डिराइव क्वांटिटी होंगे, ये जो टेबल मैंने लिखा है ना, ये सारा का सारा डिराइव क्वांटिटीज का है। तो वो एक भी यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी दिखेगा नहीं, ये सारे कौन है? डिराइव। तो डिराइव क्वांटिटी को हमको अगर फंडामेंटल के टर्म्स में लिखना है तो फंडामेंटल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल। मास के लिए केजी नहीं यूज होगा, वो यूनिट है। सिंबल क्या है? एम। लेंथ के लिए सिंबल क्या है? एल। यूनिट क्या है? मीटर। टाइम के लिए क्या है? टी। यूनिट क्या है? सेकेंड। टेम्परेचर के लिए क्या है? के। और यूनिट क्या है? केल्विन। करंट के लिए क्या है? ए या फिर आई, और यूनिट क्या है? एम्पियर। इंटेंसिटी के लिए सी, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सिस्टम के लिए MOL, ये है आपका सिंबल, और यूनिट है मोल, MOLE। क्लियर आता? अभी डायमेंशंस क्या थे? डायमेंशंस आर द पावर्स। किसके पावर? फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर। क्यों लिखे? क्योंकि हमको क्या चाहिए था? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे डिराइव क्वांटिटीज है। इसके SI यूनिट चाहिए, तो SI यूनिट ऑब्टेन करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर लिखने पड़ेंगे, उसको बोलते हो डायमेंशंस। तो ये पावर जब लिखते हो ना, तो उसको आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, उसको क्या बोलते हो? डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये चार तो हमने देखे। अब अगला एक्सेलरेशन। पहले तो फॉर्मूला मतलब क्या? एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? L1t-1। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या लिखूंगा? L1t-1, और अपॉन क्या है? टाइम है, तो T1। ये T1 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? -1। -1 और -1 -2 है ना। ये T ऊपर गया तो ये -1 हो गया, और एक -1 था तो क्या बन गया? -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? एक्सेलरेशन का क्या है? L1t-2 बराबर। डायमेंशनल फॉर्मूला इज नॉट इक्वल टू यूनिट। यूनिट यहाँ से निकलेगा। लेंथ मतलब लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। पावर क्या है? 1। तो मीटर रेज टू 1 नहीं लिखा मैंने, 1 पे फर्क नहीं पड़ता। टाइम सेकेंड रेज टू -2, या तो ऐसा लिख लो। अगर आपको रेज टू -2 नहीं लिखना तो अपॉन सेकेंड स्क्वायर कर लो, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर। फिर मैंने बोला था फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होता है m1। डायमेंशनल फॉर्मूला में kg नहीं लिखना पड़ता है, m लिखना है। a क्या था? L1t-2। m मतलब kg, l मतलब मीटर, और t⁻² सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को तुम बोलते हो न्यूटन। क्या बोलते हो? न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्लियर है तक? आगे मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं T से। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू स्पीड। मास होता है m1, वेलोसिटी क्या था? L1t-1। m1 मतलब किलोग्राम, L1 मतलब मीटर, और अपॉन सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। या तो ऐसा लिखो, या और एक तरीका है, ये भी सही है, नथिंग रॉन्ग है, कोई गलत नहीं है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ध्यान दो यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? सेकेंड स्क्वायर आ गया। लेकिन ये कौन था? कौन था ये? फोर्स था। मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या था? फोर्स का यूनिट था, मतलब कौन था? न्यूटन था। और बाहर कौन है? सेकेंड है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूटन सेकेंड। यस बराबर। तो इम्पल्स के लिए, मोमेंटम के लिए, मोमेंटम के लिए आपके पास दो यूनिट है, एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर एक न्यूटन सेकेंड। ओके, समझ में आया न्यूटन कैसे आया? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को सिर्फ सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड।
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन था? न्यूटन था, तो न्यूटन सेकेंड हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और फिजिक्स में कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी यूज हुआ अगर, तो उसका सिंबल कैपिटल यू होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को नॉर्मली हम लोग कैपिटल यू से ही डिनोट करने वाले हैं, कैपिटल यू। एम मतलब मास, जी मतलब एक्सेलरेशन है लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है समझने में, मतलब क्या है इसका, एक बात समझो। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी का स्पीड बढ़ाना तो क्या करते हो? एक्सेलरेटर घुमाते हो। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस किया? गाड़ी के इंजन में। मतलब स्पीड किसने चेंज किया? गाड़ी के इंजन ने चेंज किया। सही है, वहाँ पे भी स्पीड चेंज हुआ। अब एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट है पेन, मूव हो रहा है कि नहीं? रेस्ट पे है ना, छोड़ दिया इसको, क्या हुआ? नीचे तो गया, मतलब क्या हुआ? हाँ, स्पीड बढ़ने लगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन किसने किया? ग्रेविटी ने। तो जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी करता है तो उसको डिनोट करते हो जी से, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी और एक्सेलरेशन का ए, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, सिर्फ सिंबल चेंज कर दिया हमने, सिर्फ समझने के लिए कि ये जो एक्सेलरेशन था वो ग्रेविटी की वजह से हुआ। तो डायमेंशन तो सेम रहेंगे ना, तो डायमेंशन क्या आएंगे? तो m का कैपिटल M, g का L1 t-2, और हाइट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब L⁻⁴, तो L⁻⁴, तो L⁻⁴ और L⁻⁴ मिलके कितना हो गया? L⁻², L⁻² हो गया। मास क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। इसी को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं इसको? जूल, कैपिटल जे। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज जूल। गुड। अगला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग नॉर्मली के से डिनोट करते हैं, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये हाफ तो नंबर है, नंबर के कोई डायमेंशन होते नहीं है। मास मतलब m⁻⁴, v मतलब स्पीड, और स्पीड क्या था? L1 t-1, लेकिन यहाँ पे स्पीड का क्या है? स्क्वायर है। तो L1 t-1 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो पता है क्या होगा? L2 t-2, L2 t-2, m1 L2 t-2, m1 L2 t-2। तो ये भी क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मतलब ये भी क्या है? जूल है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है और वर्क भी एनर्जी है, तो वो भी सेम आएगा। करके देख लो। व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना, वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स होता है एम। अभी देखा तुमने फोर्स, फोर्स क्या था? m1 L1 t-2, और x मतलब डिस्टेंस, मतलब और एक l, तो क्या हो गया? m1 L2। हाँ, इसको रीड करते वक्त L स्क्वायर नहीं रीड करते हैं, इसको ऐसा ही बोलते हैं m1 L2 t-2। m⁻⁴ L स्क्वायर t⁻⁻², ऐसा नहीं बोलते उसको, m1 L2 t-2। तो इसके भी क्या आएंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या आएगा? जूल। ओके। प्रेशर, प्रेशर होता है, अच्छा ये P प्रेशर का P है, और ये P मोमेंटम का P है। मोमेंटम का P स्मॉल से डिनोट करते हो, प्रेशर के P को कैपिटल से डिनोट करते हो। ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या था? फोर्स m1 L1 t-2, और एरिया क्या होता है? L2। ये L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। L1 और L-2, तो कितना हो गया? L-1, L-1। तो m मतलब किलोग्राम, L मतलब मीटर रेज टू -1, और टाइम रेज टू -2, बराबर। तो ये -1 और -2 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो क्या बन जाएगा वो? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
करेक्ट। इसी को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं इसको? पास्कल। या फिर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, क्योंकि फोर्स किसमें था? न्यूटन में। और एरिया किसमें था? मीटर स्क्वायर में। तो इसको पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। तो इसके 3 यूनिट बन गए, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, करेक्ट यहाँ तक? गुड। उसके बाद इम्पल्स अगले पेज पे देख लेंगे। पावर, व्हाट इज पावर? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम मतलब एक सेकेंड में कितना वर्क हो रहा है। वर्क क्या था? एनर्जी था। यस, m1 l2 t-2, और टाइम क्या था? t1 था। बराबर। ये ऊपर जाएगा तो t1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, और -2 तो पहले से था, तो क्या बन गया? t-3 बन गया। तो ये आ जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। इसी को लिखने का और एक तरीका है। इसको कैसे लिखते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब है ना, तो इसको लिखना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और 1/सेकेंड। सेकेंड क्यूब को सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड लिख दिया। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या था? जूल। तो जूल पर सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड। तो इसी को तुम बोलते हो जूल पर सेकेंड। और होना भी चाहिए था ना जूल पर सेकेंड। क्यों होना चाहिए था? वर्क क्या है? जूल है। टाइम क्या है? सेकेंड है। तो जूल पर सेकेंड। इसके बाद जो क्वांटिटी रह गई वो है इम्पल्स। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी आएंगे आगे भी। तो इम्पल्स, इम्पल्स, अभी इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स को हम लोग डिनोट करते हैं जे से। ये जे जूल नहीं है। जब तुम फॉर्मूला में जे लिख रहे हो तो इम्पल्स है, जब तुम यूनिट में जे लिख रहे हो तो जूल है। फॉर्मूला में जे लिखा तो कौन है? इम्पल्स। और यूनिट में लिखा तो कौन है? जूल। ये होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है क्या? m1 l1 t-2, और टाइम किसमें है? t1 में है। तो t-2 और t1 कितना हो गया? t-1 हो गया, t-1 हो गया, t-1। ठीक है। लेकिन m1 l1 t-1 तुमने कहीं और भी देखा है। देखो तो कहाँ देखा है? मोमेंटम। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मतलब क्या? मतलब क्या? न्यूटन सेकेंड। तो एक्चुअली इम्पल्स और मोमेंटम दे आर सिमिलर क्वांटिटीज। डिफरेंस क्या है वो बाद में समझेगा जब वो चैप्टर आएगा तब। है तो क्लियर? गुड। अभी मैं एक काम करूंगा, मैं रैंडमली कोई भी एक क्वांटिटी बोलूंगा यहाँ पे, और आपको मुझे इमीडिएटली उसके डायमेंशंस और ऐसा यूनिट बताना है। तो विदाउट एनी ब्रेक, तो आई विल स्टार्ट विथ फोर्स। फटाफट डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ बिना देखे। t-2 यूनिट। वेरी गुड। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। सही है, गुड। पोटेंशियल एनर्जी mgh। और डायमेंशंस m1 l2 किलोग्राम और जूल। जूल जूल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, हाँ, डायमेंशन सेम, m1 l2 t-2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर, इसमें आएगा जूल में। वर्क सेम, वेरी गुड, सेम। पावर, वर्क अपॉन टाइम। तो बताओ ना, डायमेंशन बताओ। m1 l2, वेरी गुड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या फिर फॉर्मूला जूल अपॉन सेकेंड, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है? जूल है। टाइम क्या है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड। वेरी गुड। मोमेंटम, मोमेंटम
मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास होता है m1, वेलोसिटी होता है l1t माइनस 1, तो m1 l1t माइनस 1, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। गुड, पक्का? सर इम्पल्स सेम, तो इम्पल्स इज सेम। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है m1 l1 t माइनस 2 और एरिया इज l2, ऊपर गया तो l माइनस 1 हो जाएगा, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। गुड गुड, चलो ठीक है। तो अभी ये सारे के सारे जितने भी हमने क्वांटिटीज आज देखे, तो आपको घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ विल मूव टू द एप्लीकेशंस ऑफ इट, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसके यूज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यूजेस अच्छे से कर लेना। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसके 3 यूजेस हैं इम्पॉर्टेंट। पहला देखा, पहला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताता हूँ, लेकिन इसको और एक नाम है, इसी फर्स्ट यूज को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या मैं बताऊंगा बाद में। पहले मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। यू नो व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन? यस, वेरी गुड। तो मुझे बताओ कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन तुमको याद है? हाँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेरी गुड। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी गुड। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक्सीलेंट, गुड। तो यू आर ऑल गुड, बिकॉज आपको याद है। वैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। 5 होते हैं, तुमने 3 बताए, 2 मैं बाद में बताऊंगा, टोटल 5 है। आई टेल यू 2 इक्वेशंस लेटर, अभी नहीं, बाद में। अभी इक्वेशंस करते क्या है, क्या करते हैं इक्वेशन बता, क्या करते हैं इक्वेशंस? देखिए जो प्रेडिक्शन, फ्यूचर बताते हैं, फ्यूचर सच में बताते हैं। बताओ कैसे? चलो ठीक है, बताता हूँ। फ्यूचर बताते हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स को तुम जैसा सोचोगे ना, उस पर डिपेंड करता है कि तुमको कितना समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़ के रखा है, व्हाट इज द स्पीड? छोड़ दिया, क्या होगा? नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मतलब ए की जगह पे क्या लिखूंगा? जी। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। मुझे बताओ 10 सेकंड के बाद इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना होगा? तो वही तो तुम बोल रहे हो, पहले यू कितना था? 0, छोड़ दिया, ए क्या हो गया? जी क्या हो गया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बोला 10 सेकंड के बाद, तो टी कितना है? 10। ये फॉर्मूला यूज करूंगा। v क्या होता है? फाइनल स्पीड। u क्या होता है? इनिशियल स्पीड। तो v इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है? 0। a क्या है? जी क्या है? 9.8 और t कितना है? 10। तो 10 सेकंड के बाद कितना स्पीड हो गया? 90 मीटर पर सेकंड। तो ये तुमको फ्यूचर बताते हैं। और आगे सोचोगे, एक ऑब्जेक्ट था, वही ऑब्जेक्ट था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू कितना था? 0। हाफ ए कितना है? 9.8 टी स्क्वायर, टी मतलब 10 का स्क्वायर कितना? 100। 9.8 इंटू 100 इज 980, 980 बाई 2 इज 490। तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 490 मीटर्स। तो ये इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स दैट टेल यू द फ्यूचर ऑफ द ऑब्जेक्ट,
कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसका स्पीड कितना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब होता ऐसा है ना, आप लोगों को याद है, अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर ये तुमको पहला एप्लीकेशन हेल्प करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड करूँगा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। चलो मान लो मुझे याद नहीं आ रहा था इक्वेशन, मुझे एस इक्वल टू यू टी यहाँ तक याद आ गया, हाफ ए टी ऐसा याद आ रहा है। करेक्ट है क्या? नहीं, करेक्ट क्या है? हाफ ए टी स्क्वायर। तो मान लो नहीं मुझे को याद आ रहा, तो हाउ डू आई चेक? एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के डायमेंशंस क्या होते हैं? L1। तो एस के डायमेंशंस क्या आ गए? L1। यू और टी, यू क्या था इसमें? यू क्या था? इनिशियल स्पीड। क्या था? इनिशियल स्पीड के डायमेंशंस क्या होते हैं? L1 t माइनस वन, और t क्या है? t प्लस वन। तो t प्लस वन माइनस वन क्या हो गया? कैंसल। तो क्या बचा? L1। at, इसमें a कौन है? एक्सेलरेशन है, वो क्या होता है? L1 t माइनस टू, और t क्या है? t1 है। तो कितना बचा? L1 t माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म था उसके डायमेंशन आए L1, राइट हैंड साइड में जो पहला टर्म था उसका भी डायमेंशन आया L1, और दूसरे के आया L1 t माइनस वन। तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकता। तो इक्वेशन करेक्ट कब होगा? जब उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स होंगे उन सब के डायमेंशंस क्या आने चाहिए? सेम, राइट। तो ये जो पहला यूज है ना, वो हमको हेल्प करता है टू चेक कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। मैंने डायमेंशनली क्यों बोला बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, रुको। चलो मान लेते हैं कि मैंने ना इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसा लिखा था, स्क्वायर लिखा था, करेक्ट है? करेक्ट है। तो अगर स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा? स्क्वायर। तो टी अभी क्या हो जाएगा? कैंसर। तो करेक्ट आ गया? यस। लेकिन मेरे को ये नहीं याद आया 1/2 है कि 2 है कि 3 है कि 1/3 है 4 है, मेरे को याद नहीं। तो इक्वेशन करेक्ट है? नहीं, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। तो इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट कब बोलते हो? जब उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हो दोनों साइड पे, उसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम। तो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, इन एनी इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम, then the equation is said to be dimensionally correct. Dimensionally correct, मैंने correct नहीं बोला, मैंने बोला dimensionally correct. So if in an equation relating different physical quantities, if the dimensions of all the terms on both sides of the equation are same, all the terms, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे टर्म्स का सेम डायमेंशन होना चाहिए, और बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी, क्या बोलते हो? डायमेंशनली करेक्ट। देन द इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट। सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है, वो सच में करेक्ट है कि नहीं हम नहीं बोल सकते, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो बता सकते हैं। और इसी को बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस? इंग्लिश में होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? सेम। वेरी गुड। होमोजेनियस मतलब सेम। तो अगर सारे ही टर्म्स के एक इक्वेशन में सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम आ रहे हैं तो इक्वेशन क्या है? होमोजेनियस है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं तीनों ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तीनों चेक करके बताते हैं कि ये तीनों इक्वेशंस
सच में करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? तो पहला इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, L1 t माइनस वन। राइट हैंड साइड का पहला टर्म इनिशियल वेलोसिटी L1 t माइनस वन। राइट हैंड साइड का दूसरा टर्म एक्सीलरेशन इनटू टाइम, व्हाट इज एक्सीलरेशन, L1 t माइनस टू, और टाइम क्या है t1, तो क्या हो गया, तो तीनों के तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम आया क्या, यस, तो डायमेंशनली करेक्ट है क्या, यस। एस, एस मतलब डिस्टेंस होता है, मतलब L रेज टू 1। UT, U मतलब स्पीड होता है, मतलब L1 t माइनस वन और T1 वापिस से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया L1। देन AT स्क्वायर, और 2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं, 1/2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, नंबर के डायमेंशन नहीं होते, नंबर नंबर है, नंबर हैज नो डायमेंशंस, क्लियर। देन A मतलब L1 t माइनस टू और T स्क्वायर इज T प्लस टू, तो कितना हो गया L1, तो ये भी करेक्ट है क्या, यस ये भी करेक्ट है। अब इस सिर्फ एक जानबूझ के गलत करने के लिए, जानबूझ के ऐसा लिखता हूँ, v मतलब क्या, फाइनल स्पीड, तो v का स्क्वायर मतलब स्पीड के डायमेंशन के स्क्वायर, व्हाट इज स्पीड का डायमेंशन, उसका स्क्वायर, तो L2 t माइनस टू, u स्क्वायर भी क्या आएगा L2 t माइनस टू, और 2 तो नंबर छोड़ दो, और s क्या है, s क्या है, डिस्टेंस है ना, तो L1, तो डायमेंशनली करेक्ट है क्या वो इक्वेशन, नहीं है, तो ये इनकरेक्ट इक्वेशन है। गुड, तो ये उसका था पहला एप्लीकेशन। अब डायमेंशनल एनालिसिस के बाकी दो एप्लीकेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।